नेक्स्ट टॉपिक है ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रेट के ऊपर कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है या कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है। वैसे तो रेट, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हम जिन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो 3 फैक्टर्स हैं। उनमें सबसे पहला होगा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और तीसरा है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। बेसिकली ये 3 फैक्टर हैं, नहीं मिला। बेसिकली ये 3 फैक्टर हैं जो किसी भी रेट के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। कौन कौन सा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर और कैटलिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। यानी कि आगे आने वाला ये पूरा आज का लेक्चर जो होगा वो किसके ऊपर होगा? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो पहला हेडिंग डालेंगे इस पर, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट आता है। इस इफेक्ट को अगर आपको समझना है तो आपको रेट लॉ समझना पड़ेगा। क्या समझना होगा बेटा? रेट लॉ। तो इसके अंदर जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगी रेट लॉ। लिखें रेट लॉ, हेडिंग डालिए रेट लॉ और लिखेंगे the representation of rate of reaction। लिखिए the representation of rate of reaction in terms of concentration of the reactants, in terms of the concentration of reactants is known as rate law। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा जाए तो इसको हम रेट लॉ बोलते हैं। आइए देखते हैं। मैंने एक जनरल रिएक्शन ले लिया, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, मैंने एक जनरल सा रिएक्शन लिया है, AA प्लस BB गिव्स CC एंड DD। अब इसमें स्मॉल a बता रहा है स्टोइकोमेट्री ऑफ a, स्मॉल b बता रहा है स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ b, स्मॉल c है स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ c एंड स्मॉल d इज स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ d। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d हैं, ठीक है ना। अब कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट है, कैपिटल C एंड कैपिटल D प्रोडक्ट है। जब मैं रेट लिखना चाहूँगा तो ज़रा मुझे बताओ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात की जा रही है ना। याद करो, अगर आपने किसी को याद होगा इक्विलिब्रियम, तो आप लोगों को बताया गया इसके केस में अगर हमें रेट लिखना होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C एंड एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं पढ़ने वाले, हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट लॉ पढ़ रहे हैं। जरा सा अंतर है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में, अभी सिखाऊंगा। रेट के अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर X एंड एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर Y। हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आए, सर हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन में
ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी पढ़ा था। यहाँ पे अचानक से आपने x और y क्यों लिख दिया? क्या ये x और y a और b के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो आंसर है हो भी सकता है और नहीं भी। तो सवाल है कि कब होगा और कब नहीं होगा। सब कुछ अभी जान जाओगे, थोड़ा वेट करो। रेट, अब मैं अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या करूंगा बताओ बेटा? क्या करा दूं? कांस्टेंट लगा दूं k, एक्टिव मास ऑफ a टू द पावर x एंड एक्टिव मास ऑफ b टू द पावर y। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने अभी अभी लिखा है, इसमें मैंने क्या क्या यूज किया है? अब मैंने यहाँ पे ये तो रेट लिख दिया, ये k यूज किया। k कहलाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब अगर k रेट कांस्टेंट है तो x एंड y क्या है? x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and Y क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B। तो कहा जाए पूरी रिएक्शन का अगर ऑर्डर पता करना है तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। x प्लस वाई इज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो x प्लस वाई है। एक नया वर्ड आया है, वो ऑर्डर। वो ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब किस हिसाब से चेंजमेंट हो रहा है। जैसे मैंने किसी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो हो सकता है रेट डबल हो जाए। अगर किसी के कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना कर दिया, हो सकता है रेट 4 गुना हो जाए। किसी के कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करने पे हो सकता है रेट 8 गुना बढ़ जाए। किसी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, हो सकता है रेट आधा हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो ये जो रेट का चेंजमेंट हो रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन बदलते ही, इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। किस हिसाब से चेंज हो रहा है समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप लोगों का जो सवाल था उसका सब जवाब मैं दे देता हूँ। आपने कहा सर कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, उस केस में एक्टिव मास ऑफ a टू द पावर a हुआ करता था। यहाँ पे आपने रखा एक्टिव मास ऑफ a टू द पावर x। तो क्या x a है या नहीं है? तो मैंने कहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सवाल होगा कि कब होगा और कब नहीं होगा। जैसे मैंने ये वर्ड यूज किया कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा, यार कब होगा हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें पता चल जाए तो काम बन जाए। यही तो दिक्कत है, हमें पता ही तो नहीं चलेगा। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हो, अब सवाल है एलिमेंट्री क्या होता है? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, नोट करके ये पॉइंट लिखता हूँ। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में x की वैल्यू स्मॉल a और y की वैल्यू स्मॉल b के इक्वल होगी। अब सवाल है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, ये तो बता दो। बताओ, कोई किसी को पता है? नहीं पता है। पता होता तो आप मुझसे क्यों पूछते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 1 स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन के केस में x की वैल्यू स्मॉल a एंड y की वैल्यू स्मॉल b के इक्वल होगा। और ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन के केस में x की वैल्यू कभी भी a के इक्वल और y की वैल्यू कभी भी b के इक्वल नहीं होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो काम हो जाएगा, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो काम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में हम लोग इसको इसलिए इक्वल कर देते थे क्योंकि वो कौन सा था बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ करता था। कौन सा रिएक्शन था? सिंगल। वो मल्टी स्टेप नहीं होता था। मल्टी स्टेप के केस में हम इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू लिख ही नहीं सकते। वो सिंगल स्टेप रिएक्शन था, इसलिए काम होता था। एनीवे, अब हम लोगों ने ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ लिए हैं और हमें पता चल गया है कि a क्या है, b क्या है, k क्या है।
तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि भैया रेट कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे जो के लिख रहा हूँ, क्या इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो? और अगर जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी यूनिट भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए एक नया टर्म यहाँ पे यूज करते हैं और वो है आपका रेट कांस्टेंट। अब ये जो मैंने एक नया वर्ड यूज किया है रेट कांस्टेंट, जिसे के बोल रहे हैं, ये अपने आप में इस पूरे चैप्टर का सबसे महान बंदा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट कांस्टेंट। इसके लिए मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ, ए गिव्स बी, एक सिंगल, ये इतना ज़्यादा बड़ा सा नहीं ले रहा हूँ ताकि आसानी से समझाया जा सके। उसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, बी। तो अगर मैं यहाँ से रेट लिखने की कोशिश करूँगा तो रेट क्या होगा बेटा, आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू के ए टू दी पावर, मैं यहाँ पे x की बजाय n लिख दे रहा हूँ, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर रेट, यहाँ पे ये जो n है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का ऑर्डर है। तो यहाँ से बताओ k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, कैसे, रेट डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना बेटा? अगर मैं यूनिट लिखने की कोशिश करूँ k की, तो क्या k की यूनिट आप यहीं पे इसी टाइम पे बता सकते हो? तो यूनिट ऑफ k, इसको पता करने के लिए आपको यूनिट किसकी चाहिए, रेट की, और यूनिट किसकी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन की। तो दिस इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई इसका क्या हो गया, मोल पर लीटर की पावर n, इसकी पावर n होगी ना, जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और बता दो बेटा फटाक से क्या लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पावर n लीटर की पावर माइनस n। अब मैं मोल को ऊपर भेज देता हूँ और लीटर को भी ऊपर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड है ये पहले से, और अभी अभी कौन आ गया, मोल की पावर माइनस n और लीटर की पावर प्लस n आ गया। अब बताओ मोल की पावर 1 एंड मोल की पावर माइनस n, बताओ क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस n। अब बताओ लीटर की पावर -1 और n, क्या हो जाएगा, n-1 और पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ k। यहाँ से हमने k की यूनिट निकाल ली। आपने कहा इतना ज़्यादा टफ था क्या, नहीं, बहुत आसान है, यूनिट ऑफ k बहुत ही आसान है। ओके, एक बार और देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्शन, मैं ऐसे लिख देता हूँ n की वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसका यूनिट ऑफ k, एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दूसरे ऑफ k की यूनिट। पहले बताओ अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल दूँ तो कौन सा रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू 0 डाल के बताओ जरा यूनिट k की क्या आएगी, मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 पर सेकेंड होगा। यानी कि आपने कहा कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या है बात क्लियर हो गई? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट की यूनिट वही होती है जो किसकी यूनिट होती है, सॉरी रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो रेट की यूनिट होती है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में बताओ बेटा, अब इसकी वैल्यू 1 डालेंगे, 1 माइनस 1, क्या दोनों की वैल्यू 0 हो गई, बचा क्या, पर सेकेंड। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में k की वैल्यू सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं। ठीक है, ओके गुड। अब बताओ सेकेंड ऑर्डर की केस में जल्दी बताओ तो क्या लिख दूँ, यहाँ पे n की वैल्यू 2 लिखूँगा तो पर मोल होगा, क्या हो जाएगा, पर मोल। आगे बताओ क्या लिखूँ, लीटर, आगे पर सेकेंड। 3 के केस में बताओ मोल की पावर -2 लीटर 2 पर सेकेंड, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट। n के लिए बता दो, सामने लिखा हुआ है क्या है, मोल की पावर 1 - L लीटर की पावर n - 1 और पर सेकेंड।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रहना चाहिए। ये जो पूरा पोर्शन है ये आपको याद होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जे के कुछ सवालों में ना कुछ भी नहीं दिया होगा, या तो बहुत कुछ दिया होगा। वो दे देगा एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रेट कांस्टेंट दे देगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है इतना, और उसके बाद और भी बहुत सारा डेटा दिया होगा और बोलेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप कंफ्यूज हो गए, इतना सारा डेटा दे दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप सोच में पड़ जाओगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इतना बड़ा सा एक पैसेज में पूरा क्वेश्चन है, आंसर सिर्फ क्या देख के मिल जाएगा? के की यूनिट देखते ही रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फटाक से मिल जाएगा। लेकिन उसी पे बच्चा ध्यान नहीं देगा, वो कैलकुलेशन करने पे पड़ जाएगा, इसलिए उसका जो क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अच्छे से समझ लिया। इसको अपनी कॉपी में नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक? तो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों को सिखाई दिया है कि मान लो एक रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, तो इसका जब रेट लिख रहे होंगे तो रेट लिखते समय हम लिखेंगे कि ए टू दी पावर एक्स एंड बी टू दी पावर वाई। क्या यही बोला था? और x प्लस वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर x प्लस वाई इज़ द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अब आप मुझे ज़रा बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो भैया बस आप मुझे क्या बता दो, रेट लॉ बता दो या रेट लॉ एक्सप्रेशन बता दो, तो मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दूँगा। तो पहले पता क्या करना होगा? रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब तक रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं पता चलेगा तब तक हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। और जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, हम उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट है सारे रिएक्टेंट के पावर को आपस में ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन the sum of powers of concentration of reactants in rate law expression, the sum of power of concentration of reactants in rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स के पावर का जो सम है कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 and even a fraction, and even a fraction, and even a fraction. Order of reaction may be positive or negative. Next point, क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये जीरो ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? जीरो ऑर्डर का मतलब हुआ कि भैया इसका जो पावर होगा ये क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर ये पावर जीरो हो गया तो क्या रेट इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है? नहीं। लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स the rate of reaction is independent of the concentration of reactant. Rate of reaction is independent of the concentration of reactant. Rate of reaction is independent of the concentration of reactant. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है।
किसी भी क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए आपको बस क्या पता होना चाहिए, रेट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अगर रेट एक्सप्रेशन पता है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए एक छोटा सा सवाल लेके चलेंगे और उसके बाद फिर आप उसका आंसर देना। प्यारा सा एक सवाल है। एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, एक रिएक्शन है, लिखेंगे एक रिएक्शन है 2NO + O2 गिव्स 2NO2, 2NO + O2 गिव्स 2NO2, ये एक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ख़ास बात ये है कि सब के सब गैस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है बेटा, गैस। हमें ये पता करना है, सबसे पहले तो हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, ठीक है। और दूसरे हमें पता करना है क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब जल्दी बताओ क्या हो, 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन, और अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो 1 स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगा। इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उस एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ डेटा आपको दे देता हूँ और उसके हिसाब से बाकी सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ डेटा आपको दे देता हूँ। इधर एक्सपेरिमेंट नंबर, इधर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 है और यहाँ पे आपका रेट है। रेट की जो यूनिट इन्होंने लिखी है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड लिखी है, कुछ इस तरीके। देखना, ध्यान देना, ये रेट की यूनिट है, रेट कांस्टेंट की नहीं, ठीक है ना। ओके गुड। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब मैं NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 रखा था और उस टाइम पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 रखा था, तो जो रेट मुझे मिला था वो था 0.096। ओके, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में NO का कॉन्सेंट्रेशन बदल करके 0.60 कर दिया, जबकि O2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहना चाहिए 0.30, और उससे मुझे मिला कि जो रेट आया वो रेट आया 0.384। फिर मैंने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि NO का कॉन्सेंट्रेशन वापस से पुराने वाले जितना कर दिया, जबकि O2 का कॉन्सेंट्रेशन उसका डबल करके 0.60 कर दिया, और इससे जो मैंने रेट देखा वो रेट 0.192 आया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करके दोनों के वैल्यू को मैंने डबल कर दिया, और फिर जो रेट आया वो रेट आया 0.768। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट से निकले हुए रिजल्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट के निकले हुए रिजल्ट की मदद से मुझे इस सवाल का जवाब देना है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ और साथ ही साथ मुझे रेट एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं बता देता हूँ, रेट एक्सप्रेशन आप खुद से लिखना, ठीक है। आओ कैसे? सबसे पहले काम करेंगे, मैं रिएक्शन लिखूँगा। बताओ, पहला इक्वेशन यहाँ से बनाऊँगा। बताओ, रेट लिखते समय मुझे इस रिएक्शन का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही मेन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का ध्यान दूंगा तो मैं लिखूँगा कि NO की अपनी एक पावर होगी x और साथ ही साथ O2 की एक पावर होगी y। आपने कहा सर O2 की पावर y, मैंने मान लिया। NO की पावर x हो गई, O2 की पावर y होगी। अब फटाक से बताओ, अगर मुझे रेट इक्वल्स टू के NO की पावर x O2 की पावर y दिख गई, तो मैं आपसे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट ये है जिसका रेट कितना दिया है 0.96। तो 0.096 दिस इज इक्वल्स टू के। NO की वैल्यू क्या है बेटा? 0.30 की पावर x एंड O2 की वैल्यू है 0.30 की पावर y। ये क्या इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में कैसे मिलेगा? 0.384 दिस इज इक्वल्स टू NO की पावर के। NO की वैल्यू दिया है 0.60 की पावर x एंड इसकी वैल्यू है 0.30 की पावर y। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा 0.192 दिस इज इक्वल्स टू के। NO की वैल्यू दिया है 0.30 की पावर x एंड इसकी वैल्यू है
0.60 की पावर y इक्वेशन नंबर 3 दिख गया। अब बहुत ही गौर से देखोगे सब लोग, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालना, ध्यान से देखो, किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए ऐसी चीज़ों को ढूंढो, ऐसे एक्सपेरिमेंट को ढूंढो जिसमें y का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज ही ना हुआ हो। तो आप कहेंगे y का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, कौन कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड में y की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे? फॉर कैलकुलेशन, अगर मुझे फॉर कैलकुलेशन ऑफ x का कैलकुलेशन करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर दो। अब बताओ इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू क्या है बेटा? 0.384 डिवाइडेड बाई 0.096, दिस इज इक्वल्स टू के NO का वैल्यू हो गई 0.30 की पावर x और इसकी वैल्यू हो गई 0.30 की पावर y डिवाइडेड बाई के 0.60 की पावर x एंड 0.30 की पावर y। बताओ किसने किसको मार दिया? के ने के को मारा और इसने इसको मारा। बताओ यहाँ से बताओ कितने टाइम गया? क्या 4 टाइम्स गया? तो आपने कहा सर ये 4 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, आपने कहा कि सर 0.30 डिवाइडेड बाई 0.60 की पावर कितना आ गया बेटा? क्या मैं उल्टा लिख दिया या उल्टा लिख दिया ना? कोई गलती? हाँ, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऊपर 6 लिख दिया और नीचे 3 कर, यहीं गलती होगी। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसके नंबर की इसकी वैल्यू क्या है? 6 है। अब बताओ यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 3, क्या हो गया बताओ फटाक से? 2। तो 4 दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिख दूँ और अब कंपेयर करूँ, बताओ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनली आपने x की वैल्यू 2 कैलकुलेट कर ली। अब किसकी वैल्यू और चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। बताओ उसके लिए कौन कौन सा इक्वेशन ढूंढूंगा? एक ऐसा इक्वेशन ढूंढूँ जिसमें x इस बार क्या हो? सेम हो। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ y, इक्वेशन नंबर, अब एक x की वैल्यू सेम होना यहाँ पे और यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई 1 कर देता हूँ। तो 3 है आपका 0.192 डिवाइडेड बाई 0.096, दिस इज इक्वल्स टू के 0.30 की पावर x 0.60 की पावर y डिवाइडेड बाई के 0.30 की पावर x एंड 0.30 की पावर y। बताओ किसने किसको मारा? के ने के को मारा और इसने इसको मार दिया। यहाँ पे बताओ कितने टाइम जाएगा? कितने टाइम जा रहा बेटा? 9 दिन 18, जस्ट डबल। क्या 2 बार नहीं जा रहा है? तो आंसर आ गया 2, दिस इज इक्वल्स टू 0.60 बाई 0.30 की पावर y। तो आपने कहा कि 2 दिस इक्वल्स टू 2 की पावर y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब x की वैल्यू आपको कितना पता चल गई बेटा? 2। y की वैल्यू कितनी पता चल गई? 1। तो बताओ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल्स टू 2 + 1 यानी कि 3। अब जरा ध्यान से देखो, क्या a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 1 है? तो ये रिएक्शन क्या इस केस में x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b है? तो क्या रिएक्शन एलिमेंट्री हुआ या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री। देन रिएक्शन इज एलिमेंट्री। यहाँ पे रिएक्शन एलिमेंट्री है। अब जो एक सवाल मैंने और आपसे पूछा था, पूछो क्या? पूछो क्या? ये तो आप बताओगे ना क्या पूछा था, उसमें लिखा हुआ है। मैंने पूछा था
रेट एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखो। तो क्या रेट एक्सप्रेशन की वैल्यू इस बार लिख पाओगे? कैसे, क्या होगा रेट एक्सप्रेशन? रेट इक्वल्स टू के NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। दिस इज योर रेट एक्सप्रेशन। तो हमें अगर किसी भी रिएक्शन का रेट पता करना है तो बड़े आराम से पता कर लेंगे, लेकिन सोचो अगर यही क्वेश्चन जेईई में आ जाए तो क्या आप इतना लंबा चौड़ा टाइम बर्बाद करोगे? नहीं, बहुत ही आसान तरीका है उसका देखने का, बहुत ही आसान। क्या एक्सपेरिमेंट बस देखो, पहले इसको नोट करो फिर जाके बताता हूँ। नोट कर लिया बेटा? तो ये अगर जेईई में क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको समझते हैं। एक टाइम था जब सीबीएसई पेपर कराया करती थी नीट का, और जेईई पेपर कराया करता था अपने इंजीनियरिंग का। आईआईटी पेपर कराता था इंजीनियरिंग का। तो आईआईटी के 2 पेपर होते थे, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। ये दोनों स्पेशली आईआईटी के लिए हुआ करते थे, और बाकी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उनके लिए अपना स्टेट का अलग से एग्ज़ाम होता था, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीटीयू हुआ करता था, मध्य प्रदेश में एमपीटीयू हुआ करता था, महाराष्ट्र का अपना अलग होता है, दिल्ली में डीटीयू हुआ करता था। इससे पेपर जेईई और नीट का हुआ करता था। इस साल नीट 2024 के रिज़ल्ट में एनटीए ने इतना ज़्यादा शर्मनाक हरकत की है कि आप लोग सोचो कि जब आज इस बार जब बच्चों का फ़ोन आ रहा है, बच्चे ये पूछ रहे हैं। पिछली बार जब बच्चों का फ़ोन आता था 650 वाला बच्चा पूछता था सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। इस बार 650 नंबर पाने वाला बच्चा जब फ़ोन करता तो ये नहीं पूछता सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, बल्कि ये पूछ रहा सर क्या मुझे कोई भी कॉलेज मिलेगा। और सिर्फ किस वजह से? एनटीए की एक छोटी सी गलती की वजह से। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उन्होंने ऐसा गलत लगाया है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप मान लीजिए आपका पेपर थोड़ा सा लेट हो गया 10 मिनट, तो आपको क्या चाहिए कि 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दे दो। टाइम की बदले टाइम मिलना चाहिए ना, कि नंबर मिल जाना चाहिए। भैया आप गधे हो, मान लो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, लेकिन आप 10 मिनट लेट हो तो आपको पूरा 10 मिनट का नंबर उससे आपको फटाक से मिल जाएगा। ये कहाँ तक सच है? 23,33,000 बच्चे 48,012 सीटों के लिए, सोचो 352 कॉलेजेस के लिए 557 सेंटर पे जाकर के एग्ज़ाम 5 मई को दे रहे थे। क्या उन्हें ये बात पता थी कि मेरे साथ ये हो जाएगा? हरियाणा के झज्जर में एक सेंटर मान लो, वहाँ पे हुआ क्या कि 10 मिनट 15 मिनट मान लो किसी बच्चे को कॉपी पेपर लेट से मिला। अब पेपर लेट से मिला, उसके बदले उन्हें क्या करना चाहिए था कि 15 मिनट एक्स्ट्रा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 2018 के एपेक्स कोर्ट का एक जजमेंट पास हुआ था जिसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का एक रूल बना था, उस रूल को फॉलो किया और उस रूल में बच्चों के हर 1 मिनट का मार्क्स दिया जाता है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखें अगर वो लोग, तो वो जजमेंट ऑनलाइन प्रोसेस के लिए था। ऑनलाइन में हर एक चीज़ का अपना रिकॉर्ड होता है कि कितना सेकंड कितना मिनट तक बच्चा एक्स्ट्रा टाइम लिया है या इसका टाइम बर्बाद हुआ है, एक एक सेकंड का वहाँ पे आंकड़ा होता है। ऑफलाइन में कैसे पता चलेगा बच्चे का कितना टाइम बर्बाद हुआ? तो जितना टाइम स्कूल वाले लिख के दे देंगे उतना आपका हो जाएगा। हरियाणा के एक सिंगल सेंटर से 5 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 ले आ रहे हैं, एक ही क्लास में बैठ करके पेपर देने वाले। मतलब बाकी जो 552 सेंटर है वो सब बेकार हैं। सोचो ज़रा। इसके बाद पता है, इस बार जब ड्रॉप करने वाले बच्चों ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने पता है सबसे पहला सवाल पूछा, क्या सर ड्रॉप करना सही रहेगा? जो बच्चे हमेशा ये पूछते थे कि सर इस बार मेरे 500 नंबर आए हैं, ड्रॉप करने पे मैं 750 तक 700 तक पहुँचूँगा, 650 तक पहुँचूँगा, वो बच्चे अब ये पूछ रहे क्या सर ड्रॉप करना सही रहेगा?
या वो बच्चे जिनको फर्जी में नंबर मिले हैं वो किस हद तक सही है? किसी हद तक नहीं। एक ऑनलाइन का रूल बनाया गया, उसे ऑफलाइन में फॉलो कर रहे हो। आज तक हिस्ट्री में इतने सालों से नीट का जो MBBS का पेपर हो रहा है, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे का +4 और -1 मार्क्स वाले में 719 नंबर नहीं आए। इस बार के पेपर में 719 नंबर दिया गया, 718 नंबर दिया गया। किस लिए दिया गया? कोई नहीं कह सकता, कोई बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा। तो इसलिए अब तो बच्चों का जो विश्वास है ना एजुकेशन सिस्टम से, धीरे धीरे उठने लगा। सारे टीचर मिल करके कितना भी धरना दे लें, कई सालों से ऐसा हो रहा है, कभी वापस से NTA ने री एग्ज़ाम नहीं कराया और इस बार भी वो नहीं कराएगी। आप जितना मन के उतना खोद लो, जितना मन के उतना कर लो, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आप बस अपनी किस्मत को कोस सकते हो, अपने आप को कोस सकते हो, इसके अलावा आप रो सकते हो। पता नहीं कितने बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए, घर वालों ने अगर रोका नहीं होता तो शायद आज कल के न्यूज़पेपर में सुसाइड के बहुत सारे न्यूज़ आपको मिल जाते। एक तरफ इंडिया में मतगणना हो रही थी जिस पर लोग पहले से रो रहे थे, दूसरी तरफ शेयर मार्केट इतनी तेज़ी से धड़ाम से गिरा था, कितने लोग उसमें रो रहे थे। तीसरी तरफ एक और बम फोड़ता है NTA ने और 720 720 720। हरियाणा के जिस सेंटर से 720 का रिजल्ट एक सिंगल सीरीज में आया है, उन बच्चों के किसी कोचिंग वालों ने ये नहीं क्लेम किया कि मेरे बच्चे थे। कौन सा ऐसा बच्चा है जो सेल्फ स्टडी करके 720 में से 720 नंबर ले आएगा? ना एलन वालों ने कोट किया, ना रेजुनेंस ने, किसी ने नहीं क्लेम किया कि हमारे बच्चे हैं। पेपर हुआ था तो 5 से 6 बच्चे ऐसे थे जो एलन से 720 आ रहे थे, 1-2 बच्चे रेजुनेंस से आ रहे थे, एक बच्चा हमारा आ रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है फर्स्ट रैंक वाले 89 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 67 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 पा रहे हैं। 700 नंबर पाने वाला बच्चा आज संशय में है, क्या मुझे कोई मेरे मन का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे भैया 700 नंबर, सोचो 180 सवाल में एक भी गलती नहीं, ना बबल भरने में ना सॉल्व करने में। जिन टीचरों ने पेपर बनाया उन्हें बोल दिया जाए कि इस टाइम में जाकर के पेपर सॉल्व करो ना, उनसे भी एक गलती हो जाएगी। कितने काबिल बच्चे हो गए हैं भाई। पिछले साल सिर्फ 2 बच्चे थे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप लोग इस सिस्टम से विश्वास उठा करके पढ़ना लिखना बंद कर दोगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम बस अपने किस्मत को कोस सकते हैं। आप लोग अपनी किस्मत को कोस सकते हो और बस एक ही काम कर सकते हो और वह है पढ़ाई। और उम्मीद कर सकते हो कि अगले साल का जो पेपर हो 2025 का, वो फेयर कराया जाए, उसमें कोई भी गलती ना। NTA साफ साफ डिनाई कर दिया कि हमारा पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ था। पेपर अगर लीक नहीं हुआ था तो 15 लोगों को बिहार में अरेस्ट क्यों कर दिया गया? इस पर बहुत सारे लोगों ने हर साल बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। अगर कोई पत्रकार इस पर कुछ लिखने की कोशिश करता है तो अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। इसलिए इस स्पैम को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, ये बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन समझ में नहीं आता, जो लोग इतना 50 लाख 60 लाख रुपए दे करके ये स्पैम करा रहे हैं, उन लोगों को 50 से 60 लाख रुपए दे करके अपने ही बच्चों को प्राइवेट कॉलेज से MBBS करा देना चाहिए। गवर्नमेंट वाले सीटें, यानी कि वो गरीब बच्चों की सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट गरीब बच्चों की सीट होती है, उसको क्या ज़रूरत है ख़राब करने की? जिनके पास पैसा है, जो इतना सारा काम कर सकते हैं, वो प्राइवेट में एडमिशन करा सकते हैं। तो उन गरीब बच्चों की सीट क्यों खाना? लेकिन इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। मेरा बस इतना सा काम है, मैं पढ़ा सकता हूँ और आपका काम है आप पढ़ सकते हो। पूरी रात भर नींद नहीं आई, क्यों? क्योंकि बच्चों ने बस फ़ोन करके सिर्फ एक ही सवाल पूछा, सर क्या इस बार मुझे कोई कॉलेज मिलेगा? दिन रात एक करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़। और फिर आखिरी में क्या पता चलता है उन बच्चों को कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ना तो सरनेम है, ना तो कुछ है,
लगातार बिना सरनेम के बच्चे, एक ही सेंटर के बच्चे 720 में से 720 नंबर पाते हैं। 705 वाला बच्चा 7 से 8,000 रैंक, तो 705 नंबर पाने वाला बच्चा इस बार सोचो 1100-1200 रैंक पा रहा है। 705 पाने वाला बच्चा एम्स सोचता है कि मुझे एम्स मिलेगा। आज 705 वाले को एम्स नहीं, दिल्ली में ही कोई कॉलेज मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये हाल है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम कोस सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं नीट की बात नहीं करूँगा, तो जेई पे अगर ये क्वेश्चन आए तो उसे कैसे सॉल्व करें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। 2NO + O2, ये सामने आपके एक बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट के डेटा में NO 0.30, O2 0.30 अगर ऐसा है, और आपको जब पता करना है कि इसका भैया मुझे ऑर्डर पता करना है, तो आप सबसे पहला काम करोगे, आप रेट लिख लोगे। रेट क्या हो गया बेटा, NO की पावर x और O2 की पावर y। अब हमें किसी तरीके से क्या मिल जाए, x और y मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो उस डायरेक्ट आप ऐसा सोचो कि हमें ऐसा डेटा देखना है जिसमें ये सेम हो। क्या इस दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है? तो इससे क्या होगा कि इसकी पावर नहीं मिलेगी आपको। किसकी पावर मिलेगी? इसकी पावर। इसको बताओ कितने टाइम्स किया गया? 2 टाइम्स बढ़ाया गया, और उसके हिसाब से ये कितने टाइम्स बढ़ गया? 2 टाइम्स बढ़ गया। जब किसी की वैल्यू को डबल करने पे उसका रेट भी डबल बढ़ जाए, समझ लेना उसकी पावर क्या है? 1। जिसकी पावर क्या हो गई? 1। अब अब एक ऐसा डेटा देखो जिसमें ये दोनों सेम है, जैसे कि इसमें ये सेम है, देखो ये सेम है। उस केस में हमने इसको बताओ कितने टाइम्स किया? 2 टाइम्स। तो ये बताओ कितने टाइम्स बढ़ गया? 4 टाइम्स। तो अगर किसी को डबल करने पे उसका रेट 4 गुना बढ़ जा रहा है, इसके मतलब उसकी पावर कितनी होगी? 2। तो इसकी पावर हो गई 2। तो फाइनली x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 आ गई। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है R2/R1 दिस इज इक्वल्स टू C2/C1 की पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अब बताओ मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है? मान लो x की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो मुझे किसकी बात करना होगी? y वाला सेम रखना होगा। y वाला ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये किया तो C2 की वैल्यू कितनी आई? 0.6/0.3 की पावर n दिस इज इक्वल्स टू R2 कितना है बेटा? 0.34384 डिवाइडेड बाई 0.096। बताओ कितने टाइम्स गया? 4। तो ये आ गया 4 और यहाँ आ गया 2 की पावर n। तो बताओ क्या होगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर n। n की वैल्यू क्या आ गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? ये फॉर्मूला अप्लाई करना आप सीख गए। आप बस R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1, ये आपका ट्रिक है, और इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी कभी जेई में या नीट में कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए। A reaction A plus B gives AB. A reaction A plus B gives AB. ठीक है, या गिव्स प्रोडक्ट लिख दो, कोई बात नहीं। A reaction A plus B gives product. If we increase the concentration of A, या we double the concentration of A. If we doubled the concentration of A, if we double the concentration of A, the rate of reaction also doubled. The rate of reaction also doubled. ठीक, if next इसी में आगे, if we doubled both concentration of A and B, if we doubled the concentration of A and B both, then the rate of reaction will be 8 times, will be increases 8 times. Then what is the order of reaction with respect to A, with respect to B, and overall of the reaction? And what is the order of reaction with respect to A, with respect to B, and overall order of reaction?
चलिए फटाफट बताइए बेटा। कितना आया बेटा? तो आपने कहा, मैंने क्या बोला कि आपने कहा कि सर सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए के लिए R1 R2 कितना है? चलो R2 मैंने क्या किया, डबल कर दिया। कब? जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल किया। तो अगर R1 मान लो R हुआ तो R2 कितना हो गया, 2R। और कॉन्सेंट्रेशन अगर पहले C था तो बाद में कितना हो गया, 2C की पावर n। तो R ने R को मारा, C ने C को मारा, 2 = 2 की पावर n। n की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1। किसके लिए? A के लिए। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट लिखूँगा A⁴ मैंने 1 लिख दिया। अब B⁴ मुझे पता करना है, तो फिर से फटाक से बताइए। इस बार देखो, इस बार क्या हुआ कि दोनों डबल किया गया, तो कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। यानी कि B के डबल करने से कितना टाइम हुआ होगा, 4 टाइम्स, क्योंकि A के डबल करने से 2 गुना तो पहले हो गया, और जब B का डबल करेंगे तो 4 गुना होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे 8 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब आपने कहा कि भैया इस बार जब मैं R1/R2 लिख रहा हूँ तो 4R लिखना पड़ेगा मुझे। दिस इक्वल्स टू 2C/C। C ने C को मारा, R ने R को मारा, तो 4, दिस इक्वल्स टू 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर n, n इक्वल्स टू 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बेटा, 3। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखो, मॉलिक्यूलैरिटी बहुत ही आसान है। आपने कहा तो फिर टफ क्या था, सारी चीज़ें तो आसानी हो रही है ना। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो था वो था, ये कुछ ऐसे है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर मैंने 2 रिएक्टेंट A और B डाल दिया। तो मैं ऐसे कराऊँ, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने A डाल दिया और B डाल दिया, तो A के ढेर सारे पार्टिकल होंगे और B के भी ढेर सारे पार्टिकल होंगे। तो मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मैंने कहा A + B गिव्स, मुझे AB एक प्रोडक्ट बनाना है। ध्यान से सुनते जाना। अब मैंने कहा कि भैया उसमें क्या होगा कि A के ढेर सारे पार्टिकल होंगे, B के ढेर सारे पार्टिकल होंगे। तो A के पार्टिकल A से कोलाइड करेंगे, B के पार्टिकल B से कोलाइड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि A के पार्टिकल B से कोलाइड करें और B के पार्टिकल A से कोलाइड करें। पॉसिबिलिटी तो ऐसे हो सकती है। इसने मुझे जकड़ लिया है, रुक जा भाई, अरे बाप रे। ओके ठीक है, तो इधर रहा। ओके, तो मैंने क्या किया कि मान लो एक A का पार्टिकल है, दूसरे A के पार्टिकल से आपस में कोलाइड करेगा, तो क्या है कि इस कोलिजन से AB बनेगा क्या? नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ भैया एक B का पार्टिकल है और दूसरे B के पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है, क्या इस कोलिजन से AB बनेगा? आपने कहा नहीं। मैंने कहा कि क्या A का पार्टिकल और B का पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करेगा तो क्या AB बनेगा? आपने कहा हाँ। लेकिन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ये डिपेंड करेगा। कोलिजन थ्योरी जब पढ़ाऊंगा इसका, कोलिजन थ्योरी, तब जाके आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो कैसे होगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, वो सब बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल AB बनाना है तो A और B को एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करना होगा। क्या बात क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट बनाते समय ध्यान देना, प्रोडक्ट बनाते समय जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। सोचो अगर मुझे एक प्रोडक्ट 2A + B A2B बनाना है, तो क्या इस कोलिजन से A2B बन पाएगा? नहीं बन पाएगा।
बल्कि क्या करना होगा, 2 A के पार्टिकल और 1 B का पार्टिकल जब एक साथ कोलाइड करेंगे तब क्या बनेगा, A2B बनेगा। चांसेस यही कहते हैं। अगर मुझे A2B2 बनाना है, अब बताओ क्या इस कोलिजन से बनेगा, नहीं। अब मुझे 2 A के कोलिजन और 2 B के कोलिजन को आपस में कराना होगा। तो ये जो कोलिजन है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम करता है। अब बताओ, जैसे जब ये थे तो इसमें इसके कितने चांस थे इसके होने के, 1/3 चांस, है ना। अब इसके बाद अगर मान लो मुझे ये प्रोडक्ट बनाना होता, यानी कि 2 A और 1 B कोलाइड करना होता, तो क्या होता है, ये तो ऐसे हो गए, या हो सकता है 3 A आपस में कोलाइड करें, हो सकता है 3 B आपस में कोलाइड करें, हो सकता है 2 B और 1 A आपस में कोलाइड करें, हो सकता है 2 A और 1 B आपस में कोलाइड करें। तो बताओ इन सारे कोलिजन में से कौन से कोलिजन से चांसेस बनेगा इसके प्रोडक्ट A2B होने के, लास्ट वाले से। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल एक साथ कोलाइड करने वाले चांसेस बढ़ाएंगे, क्या उससे प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी, हाँ या ना। यही रीज़न है कि जब हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। क्योंकि जब हम 4 मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो 4 मॉलिक्यूलरिटी की प्रोबेबिलिटी अचानक से बहुत कम हो जाएगी, उसके चांसेस बहुत कम होंगे एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करने के। ए इधर से आ रहा, बी इधर से आ रहा, सी इधर से आ रहा, डी इधर से, चारों एक साथ एक ही पॉइंट पे आकर के मिल जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए कभी भी जब हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो 4 मॉलिक्यूलरिटी एग्जिस्ट नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसका रेट बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलरिटी और लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली, number of particle that collide simultaneously, number of particle that collide simultaneously to form product called molecularity of the reaction, called molecularity of the reaction। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ आधा पार्टिकल टकरा रहा है, तो क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन हो सकती है? मैं कह रहा हूँ 0 पार्टिकल है, क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 हो सकती है? तो मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 0 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैन बी 1, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2 और 3 ओनली, केवल 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 होगी? नहीं। क्या मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या आप लोग डिफरेंस लिखना चाहेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में? लिख लो बेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली बताया जा सकता है और मॉलिक्यूलरिटी को थ्योरेटिकली। लिखें, सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डर में लिखिए इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा या इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और मॉलिक्यूलरिटी में क्या लिखोगे? इट कैन बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे और इसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट, ओके। ऑर्डर चाहे, ध्यान सुनना, ऑर्डर चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हो चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन का है, दोनों के लिए डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिटरमाइन होगा, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं। लिखेंगे ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिटरमाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन।
नेक्स्ट, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन एक्सेट्रा, बट मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा? जीरो नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में आपने डिफरेंस सीख लिया कि ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। फिर से एक बार बताओ, ऑर्डर क्या होता है बेटा? जब भी कभी रेट लॉ में, ध्यान से देखें, रेट लॉ में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उनका सम ऑर्डर कहलाता है। बट मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? रिएक्शन के दौरान कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक नोट पॉइंट अभी इसमें लिखेंगे आप, नोट पॉइंट लिखेंगे। मान लो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मल्टीपल स्टेप होगा ना, तो कौन सा ऐसा है जो ऑर्डर डिसाइड करेगा, जो मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करेगा, वो कैसे पता चलेगा आपको? उसके लिए आपको देखना होगा सबसे स्लोवेस्ट स्टेप। मान लो 5 लोग मिल करके साइकिल चला रहे हैं, मैराथन, 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज। ठीक है, गर्ल्स साइकिल 20 किलोमीटर की स्पीड से सारी लड़कियां साइकिल चला रही हैं, लेकिन लड़कों में 5 लड़कों में 3 लड़के 40 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन एक लड़का 10 की स्पीड से चला रहा है, एक लड़का 30 की स्पीड से चला रहा है। 2 लड़के 40, एक 30, एक 10, 4 ही हुए, तो 3 हुए ना, 40 वाले 3 थे। चलो, तो जीतेगा कौन, लड़कियां या लड़के? लड़के जीतेंगे। कौन जीतेगा? लड़कियां। क्यों? जबकि लड़कियां तो 20 की स्पीड से चला रही हैं और लड़के 40 की स्पीड से चला रहे हैं 3। जो 10 वाला है वो तो पहुंच नहीं पाएगा। टीम जीतनी चाहिए, एक लड़का ने। यहाँ पे टीम जीतने के लिए क्या 5 लड़कों को सबसे पहले पहुंचना होगा? तो बताओ, लड़कों की जो स्पीड है वो किसने डिसाइड की? उस लड़के ने जो सबसे धीरे धीरे साइकिल चला रहा है, उसकी वजह से टीम हारी है। तो वो डिसाइड करेगा टीम जीतेगी या टीम हारेगी। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता तो टीम जीत जाती, लेकिन वो नहीं बढ़ा पाया इसलिए टीम हारी। तो बताओ, किसी भी रिएक्शन की रेट कौन डिसाइड करता है? सबसे स्लोवेस्ट स्टेप। एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब भी कभी हमें रेट पता करना होगा तो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप के हिसाब से ही हम रेट लिखेंगे। सो स्लोवेस्ट स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं? गुड। कभी कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इक्विलिब्रियम की मदद लेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट और सबसे आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।